हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयरबिट क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th की जो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक आपकी फिजिक्स होती है, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायोलॉजी होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका केमिस्ट्री का है। यहां पे हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मोशन, उसको हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। यहां से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो यहां से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सब लोग आप मेरे साथ मिलके एंजॉय के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमें आज के इस क्लास में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं कि ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम है हमारे जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर फर्स्ट मोशन। आज जो हम लोग मोशन चैप्टर के अंदर चीजें कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या आप इसको ऑब्जेक्ट्स कर लीजिए। क्लियर है। जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन की डिफिनीशन। मोशन है क्या, ठीक है, डिफिनीशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्पीड के बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और लास्ट जो हमारा होगा उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बात। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सारे जितने भी यहां पे मैंने टॉपिक लिखे हैं सब छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें परेशान नहीं होना, आराम से हम लोग इसको कवर कर लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप इसको जरूर देखें। देखो, ये किसका किसका पसंदीदा कार्टून का है, इसको आप जरूर देखें। देखो, ये भाग रहा है, मोशन का जैसे ही नाम सुन रहा है ये भाग रहा है। आपको भागना नहीं है, आपको एंजॉय के साथ पढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे और ये जैसे भाग रहा है ऐसे भागे नहीं देंगे, ठीक है ना, और ना खुद भागेंगे। देखो, अच्छा, आगे अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखो बेटा, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, आपके किसी पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स है, मतलब वो टाइम के साथ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे फिक्स नहीं है, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो टाइम के साथ एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये दोनों टॉपिक को पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप लोग हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट।
इसमें हम लोग लिखेंगे दोज ऑब्जेक्ट which have constant या इसी को हम बोलेंगे और फिक्स्ड पोजीशन with respect to time। क्या कह रहा है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास एक फिक्स्ड और कांस्टेंट पोजीशन है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। क्लियर है बात? वो एकदम फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनमें कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये कह सकते हैं हाउस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउस या होम लिख लो। ठीक है, स्कूल। अब ये बताओ आप लोग बेटा, जो आपका घर है, होम है, हाउस है, क्या वो टाइम के साथ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है? मतलब वो टाइम के साथ एक जगह से दूसरे जगह हटेगा? नहीं हटेगा। ठीक है, मतलब वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। और भी कई सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है ना बात? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो कि मेन हमारा हाउस है, जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा। और अगर हम बात करें आपका जो स्कूल है, वो भी एक जगह पे फिक्स है। फिक्स है कि नहीं फिक्स है? तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा आता है नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है और लिखना है दोज ऑब्जेक्ट which have not constant or fixed position with respect to time, with respect to time। क्लियर है बात? तो नॉन स्टेशनरी हमारा क्या है? नॉन स्टेशनरी में कह रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, वो सॉरी जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज क्या कहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और नॉन स्टेशनरी में क्या आएगा आपका, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे यही लिखा हुआ है दोज ऑब्जेक्ट विच हैव नॉट कांस्टेंट और फिक्स पोजीशन। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास कोई कांस्टेंट या फिक्स्ड पोजीशन ही नहीं है, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें। जैसे अगर यहां पे हम एग्जांपल की बात करें, आपका एग्जांपल में आ जाएगा, एग्जांपल में आपकी स्कूल बस कुछ टाइम तक तो आपकी एक जगह पे फिक्स रहती है, खड़ी रहती है। ठीक है, जितने टाइम के लिए वो खड़ी है तो हम उसको कह देंगे कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। बट कभी ना कभी तो वो टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। मान लो आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल बस से जाते हो। ठीक है, अब आप स्कूल बस से जब जाते हो तो जैसे आप स्कूल में पहुंच जाते हो तो आपकी स्कूल बस जो है वो बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब आपकी छुट्टी होगी तो छुट्टी के टाइम पे जब आप लोग स्कूल से बाहर निकलोगे तो उसी बस से तो आप लोग घर जाओगे, ऐसा ही होता है ना? तो बस हो गई। ठीक है, और आप लोग इसमें आगे और क्या लिख सकते हो? जैसे बस है, कार भी लिख सकते हो, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। मतलब वो अपने आप को फिक्स नहीं रखेगी। तो ये हमारे दोनों टॉपिक हो गए, एक स्टेशनरी
ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है एक पॉइंट जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखो रेफरेंस पॉइंट ये भी बहुत सिंपल है। देखो रेफरेंस पॉइंट, इसमें आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, इसमें आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना है या किसी बॉडी को पहचानना है कि ये चल रही है, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि इस पॉइंट से ये इधर की तरफ जा रही है। मतलब कोई एक पॉइंट फिक्स करोगे, ऐसा तो है ना कि बस कह दिए चल रही है। भाई आप कार जैसे निकलती हैं तो कार आप रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड क्रॉस करते समय जब आप लोग रोड के किनारे खड़े होते हो तो आप देखते हो कि आप एक जगह पर खड़े हैं, बस जो गाड़ी निकल रही है वहां से वो सब निकल रही है और आप उनको कहते हो कि ये क्या है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। लेकिन अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो क्या आप उसको बोलोगे कि ये स्पीड में है या ये चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या ये मोशन पे है? क्या ऐसा कुछ कह सकते हो? नहीं बोलते हो आप तब बोलोगे जब वो कार आपके सामने से निकल जाएगी, तब आप बोलोगे ये कार स्पीड में थी, स्लो स्पीड में थी, फास्ट स्पीड में थी, ये सारी चीजें आप बोलोगे। मतलब वहां पे आप रेफरेंस पॉइंट अपने आप को मानोगे क्योंकि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और कार सामने से निकल रही है। या आप अगर बस के अंदर बैठे हुए हो, बस के अंदर अगर आप हो तो आप देखते होगे ना, जो पेड़ होते हैं या हाउस होते हैं, घर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। तो वहां पे आप ये देखते हैं, जब जैसे आपकी घर में नजर पड़ती है तो आप देखते हो घर आपके पीछे छूट जाता है और आप आगे निकल जाते हो। तो वहां पे क्या होता है, आप उस जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तभी आपको समझ में आता है कि हम लोग स्पीड में हैं या हम लोग मोशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये बताओ मुझे, जो अर्थ है हमारी, क्या अर्थ मोशन कर रही है? ऑब्वियसली हम लोग को सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया कि हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल चक्कर लगा रही है और सन का भी चक्कर लगाती है। ये चीज तो हमको पता है, लेकिन क्या हम अपने अर्थ को देख पाते हैं कि ये मोशन कर रही है, ये चल रही है? क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं जिसको हम कह दें कि इसको हम देख रहे हैं, इसके हिसाब से हमारी अर्थ चल रही है। हम ये जरूर देखते हैं कि जो चंदा मामा है आपके वो चल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? आप चंदा मामा बोलते हो ना, इधर से इधर जा रहा है। आप इसी तरह जो सन है, ठीक है, सूर्य है, उसको भी आप कहते हो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। क्लियर है बात? तो एक्चुअल में वहां पे हमको कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखते हो, आप एक जगह खड़े हो, मॉर्निंग में देखा आपका सन इधर है, ठीक है। जब आप शाम को देखते हो आपका सन इधर है, ऐसे देखते हो नहीं देखते हो? क्यों? आपकी पोजीशन वही है लेकिन आप दोनों तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सन की पोजीशन चेंज हुई, यही चीज। तो रेफरेंस पॉइंट क्या करेगा, देखो इसको हमें क्या लिखना है, अ प्लेस, कोई एक प्लेस हो या ऑब्जेक्ट used for compare to determine if something is इन मोशन। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और सिर्फ आप बस के अंदर किसी पॉइंट को देख रहे हैं, बस में जो पकड़ने के लिए लगे होते हैं उनको अगर आप देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि बस तो चल रही है, लेकिन अगर आप उसको आप क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस मोशन पे है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक जगह पे फिक्स है। अगर आप कंपेयर करें बस से और बस के अंदर जो पकड़ने वाला हैंडल है उसको, उनसे कंपेयर करें तो बस मोशन पे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसका कंपेयर किसी बाहर के, बस के बाहर के ऑब्जेक्ट से करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद पीछे निकल जाता है, तब आप कहते हो कि हाँ बस हमारी मोशन पे है। क्लियर है बात? कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होगा, जब आप लोग ट्रेन में जाते होंगे, स्टेशन में ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, सामने वाली ट्रेन पे आपकी नजर जाती है और सामने वाली ट्रेन को जैसे आप देखते हो
तो आपको ऐसा लगता है ये ट्रेन तो चल रही। अब ये नहीं समझ में आता कि हमारी ट्रेन चल रही है या वो वाली ट्रेन चल रही है। उसके लिए फिर आप दूसरी खिड़की से दूसरे तरफ देखते हो, और अगर दूसरी तरफ की चीजें फिक्स हैं तो आप कहते हो नहीं हमारी ट्रेन रुकी हुई है, वो ट्रेन जा रही है। और अगर दूसरे तरफ की भी चीजें फिक्स नहीं है, जैसे स्टेशन में कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई मैन है, कोई ह्यूमन है, या और कोई चीजें हैं, या कैंटीन है, वो आपके पीछे की तरफ जा रही, तो तब आप क्या बोलोगे कि मतलब हमारी ट्रेन ही चल रही है, सामने वाली ट्रेन खड़ी है। क्लियर है बात? तो जब तक हम रेफरेंस पॉइंट को नहीं मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट को नहीं देखेंगे, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम मोशन पे हैं या नहीं। अभी देखो मोशन पढ़ेंगे, मोशन क्या है। अब ये जो वर्ड बार बार आ रहा है मोशन, इसके बारे में देखते हैं। देखो मोशन, मोशन क्या है? मोशन की सिंपल डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन है इसकी। मोशन कहता है, मोशन मतलब कैसे हम लोग पहचाने कि मोशन हो रहा है। यहां पे हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ body, the movement of body one place to another, one place to another। कोई एक बॉडी है जो एक प्लेस से दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब उसमें चेंजेस आए। जैसे यहां पे ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। यहां पे एक कार थी, या आप इसको सब्जी बेचने वाला ठेला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कार नहीं माना तो आप लोग ठेला भी इसको कह सकते हैं। देखो ये यहां से अब ऐसे चल रही है और इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे पहुंच गई, यहां पे, ठीक है। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा तो मतलब इसमें कुछ मूवमेंट हुआ, और जब इसका इनिशियल पॉइंट या पहला वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से हम लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट की तरफ गए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ गए, तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास कार है, ठेला है, इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मोशन आप कैसे पहचानेंगे? कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए तो उसको आप बोलेंगे मोशन। क्लियर है बात? जैसे ये बोर्ड एक बॉडी है, क्या ये एक जगह दूसरे जगह जा रहा है? नहीं जा रहा। अब मेरी एक ये बॉडी है, अब मैं इधर से एक बार इधर की तरफ जा रहा हूं, एक बार इधर की तरफ जा रहा हूं। जैसे आप लोग, ठीक है, घर में रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो ये क्या हो रहा है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टाइम के साथ तो हम चेंज कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि हाँ, वो जो बॉडी है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रही है, वो मोशन पे है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये आपका हो गया मोशन। अब अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी उसको देखो, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम वगैरह से भी समझते हैं। देखो अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखो। अब ये किसका सुंदर घर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। किसका घर है? जिसका भी घर हो वो बताएगा। देखो यहां पे लिखा क्या है? अ ट्री इज फिक्स्ड एट अ प्लेस। एक ट्री है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होता है, ठीक है। सो वी से दैट इट इज अ स्टेशनरी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पेड़ है, ये जो ट्री है, ये एक स्टेशनरी है, क्योंकि जो हमारा ये पेड़ है ये कभी एक जगह से दूसरे जगह चेंज नहीं हो सकता। आपने जहां पे उसको, उस छोटे से प्लांट को लगाया, वहीं पे वो बड़ा ट्री बन जाएगा, लेकिन वो अपने जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। टाइम बीतता जाएगा, टाइम तो बीतेगा ना, लेकिन ये पेड़ दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको स्टेशनरी कह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल एंड टेलीफोन पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, टेलीफोन पोल्स होते हैं, आपका घर हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब क्या है? एक जगह पे फिक्स है। इसलिए इन सब को हम क्या कह सकते हैं? ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस। जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस्ड है, वो वहीं पे रहेंगी, वहां से वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। देखो ये प्लांट है, ये यहीं पे फिक्स रहेगा, ये जो हाउस है ये भी यहीं पे फिक्स रहेगा। और अगर आपको इसी तरह का सुंदर घर बनवाना है तो आपको ये
जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और 9th क्लास को अच्छे से पास करनी पड़ेगी। कभी 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, 11th 12th, तभी तो आप इस तरह के घर बनवा पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर देखा जाएगा फिर क्या होता है। देखो, और इस तरह की अगर फैक्ट्री बनाना चाहते हो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें देखो अभी फिक्स है, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो फिक्स है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, अ मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, कार्स, बसेस, शिप्स एंड एरोप्लेन्स एटसेट्रा डू नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑल दी टाइम। मतलब क्या कह रहा है, बस, एनिमल, बर्ड, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार है आपकी, ये कार यहां से यहां पे भी खड़ी है, आधे घंटे बाद ये कहीं और चली गई, ठीक है। जैसे आप लोग घर में बैठते हो, गाड़ी में, जब स्कूल जाते हो बस में बैठा, या तो आप लोग साइकिल में बैठोगे, उससे जाओगे और फिर दूसरे जगह ले जाओगे उसको। मतलब क्या ऐसा है कि आपकी वो साइकिल है, आपने उसको जब एक जगह पे रख दिया, अब वो वही हमेशा रहेगी, उसको आप कभी भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, ऐसा है क्या? लेकिन अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर उसको हम बोल देंगे कि ये तो स्टेशनरी है, लेकिन हम उसको चेंज तो करेंगे ना, क्योंकि साइकिल तो हमने चलाने के लिए ली है, ठीक है। तो इसी तरह ये कार एक जगह से दूसरे जगह जा रही, ये बस है, अभी ये दिल्ली में है, दिल्ली में, इसके बाद ये कहां आएगी? प्रयागराज आएगी, ठीक है, आप ही के घर आएगी। क्लियर है बात? तो ये अब इसके बाद कहां जाएगी? एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह ये घूमते रहते हैं। क्लियर है बात? इतना आपको याद रखना है। तो यहां पे हमने यही किया, ये जो कार हो गई आपकी, ये बस है, और ये जो मैन है, ठीक है, ये सब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। देखो आगे, अब देखो ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में क्या है? जितने भी आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जो फोटोग्राफ में है वो मेनली आपको दिखा रहा है जितने भी यहां पे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्या है? आपके मोशन पे है, सब मोशन कर रहे हैं, मतलब ये सब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। क्लियर है? आगे देखो, अब ये हमारा आ गया मोशन, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने जो कुछ चीजें लिखी, मोशन की मैंने आपको डिफिनेशन बताई। अब जो मोशन का मेन कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं। देखो क्या है? द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज। जो मूविंग बॉडीज हैं उनका कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, उसके बारे में बात करें। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। क्या कह रहा है? जितने भी मूविंग बॉडी है, जितने भी आपकी नॉन स्टेशनरी बॉडी है, वो सब क्या कर रही हैं? वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में हमारा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हम किसी बॉडी को तब कह सकते हैं कि ये मोशन में है व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? यहां पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है उसको देखो कैसे समझते हैं। हम किसी भी बॉडी को ये तब बोलेंगे कि वो मोशन पे है जब उसकी पोजीशन चेंज होगी। उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी, और कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई एक फिक्स ऑब्जेक्ट होगा, उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपेयर में वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अभी मैं इस तरफ हूं, इसके बाद में इस तरफ आ गया। मतलब यहां पे अगर मैं कहूं कि बोर्ड मेरा क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और मैं उसके लिए नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि बार बार मैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा हूं।
क्लियर है बात। जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हो, कॉपी में जब आप लिख रहे हो तो कॉपी आपकी एक जगह फिक्स रखी होती है और उसमें पेन से आप लिखते चले जाते हो। तो उस टाइम पे अगर हम पेन को बोले पेन मोशन में है, तो पेन मोशन में कैसे है, अगर उसको हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उस टाइम आपकी क्या है, आपकी जो रफ है जिसपे आप लोग लिख रहे हो वो क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक जगह पे रुकी हुई है, रखी हुई है। क्लियर है बात। तो ऐसे हम लोग इसकी बात करेंगे। यहां पे वही लिखा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक एज रेफरेंस पॉइंट। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेंगे। क्लियर है। अब आगे देखो, आगे क्या है, इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, कह रहा है अगर कोई बॉडी है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, तो देन इट मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजिली। अगर कोई बॉडी है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है तो उसको हम आराम से पहचान लेंगे, आराम से हम जान जाएंगे कि वो क्या है, आपकी मूवमेंट में है, वो मोशन पे है। लेकिन अगर बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, अगर कोई बॉडी बहुत ही स्लोली आराम से धीरे धीरे अगर वो मूवमेंट कर रही है तो हम उसको, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट मूवमेंट इमीडिएटली। तो उसको हम इमीडिएटली उसकी मूवमेंट को हम लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है, बहुत ही फास्ट जा रहा है, तो आप उसको तुरंत पहचान जाओगे ये तो मोशन में है, क्योंकि आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, एकदम स्लोली, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। उसमें आपको पहचानने के लिए, पहचान तो पाएंगे लेकिन पहचानने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी और आप उसके मूवमेंट को इमीडिएटली नहीं पहचान पाएंगे। जैसे अगर आप दूर से किसी भी चींटी को देखें तो क्या आप उसको पहचान जाएंगे कि वो मूवमेंट कर रही है? तुरंत आप नहीं पहचान पाएंगे, उसको आप बहुत ही गौर से आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बात। आगे देखो, अब आगे क्या है, आगे यहां पे देखो, ये यहां पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने कह दिया, इनमें से किसी एक को मैंने कह दिया ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। और जब मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया तो मैंने देखा मेरी कार यहां से यहां पहुंच गई, ये तो क्या कार मूव कर रही है, क्या कार मोशन पे है? सीधी सी बात है। यहां पे अगर मैंने इसको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया है तभी मैं पहचान पाऊंगा कि मेरी कार मूव कर रही है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं लूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कार मूव कर रही है या उसमें मोशन है या नहीं। तो यहां से ये इस जगह से इस जगह पे गई। जब मैंने देखा कि अभी तक तो ये जो हाउस था, ये घर था, ये मेरे सामने था, अब ये पीछे कैसे रह गया? इसका मतलब या तो ये हाउस पीछे की तरफ चला गया, मतलब हाउस मोशन पे है, या तो ये जो कार थी ये आगे चली गई। तो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, कभी वो चेंज करते ही नहीं अपनी पोजीशन। जैसे प्लांट और हाउस। आपका हाउस, आप हाउस छोड़ के कहीं जा सकते हैं, अपने हाउस को तो लेके जाएंगे नहीं कि हाउस को उठाया, बैग में डाला, उसको लेके चले जाए अमेरिका में और वहां पे रख के फिर से उसी में रहने लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। आपको क्या करना, हाउस छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़े। आपका हाउस जिस जगह पे बना है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि हम अपने हाउस को तोड़वा देंगे, ठीक है ना, वहां से हट गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पता चला आपका जो छोटा सा घर था, जब किसी का बड़ा भी होगा, लेकिन मान लो अगर छोटा सा घर है वो भी आपका गया, इस चीज का आपको ध्यान देना है। क्लियर है बात। तो यहां पे हमने देखा कि जो कार है ये एक जगह से दूसरे जगह चली गई, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे पहुंच गई। क्लियर है बात। मतलब ये मोशन पे है। यहां पे लिखा भी हुआ ये आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कार रीचेस हियर, कुछ सेकंड बाद कार यहां से यहां पे आ गई, इस घर से दूर चली गई। मतलब कार हमारी किसमें है, कार हमारी मोशन पे है या मूवमेंट कर रही है। क्लियर है बात। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। आगे देखो हमारा जो टॉपिक आ गया वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको देखो यही समझते हैं। यहां पे देखो, यहां से मैं आपको समझाता हूं। ये मेरा ए पॉइंट था, ये कार है, अभी ए पॉइंट पे है, यहां से ये यहां पहुंच गई बी पॉइंट पे। देख रहे हो ना आप, कार यहां से यहां पहुंच गई, ए पॉइंट से
बी पॉइंट पे। तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई तो क्या इसने कुछ लेंथ कवर की? देख रहे हो आप, यहां से यहां तक गई तो यहां से यहां तक की कुछ लेंथ होगी, कुछ भी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ तो होगी ना। तो यहां से यहां तक इसने कुछ लेंथ कवर की। मान लेते हैं इसने जो लेंथ कवर की वो हो गई आपकी 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। तो ये जो 1 किलोमीटर लेंथ है इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। मतलब जो आपका इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, और जो आपका एंड पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो आपका एंड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी, और आपको इसमें एक चीज ये याद रखना है, एक्चुअल पाथ, ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन, जो उसका एक्चुअल पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। देखो यहां पे अब क्या लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective, ठीक है, irrespective to direction of the direction in which the body travels। क्या कह रहा है यहां पे, हम डिस्टेंस ट्रेवल तब बोलेंगे जब कोई बॉडी एक्चुअल लेंथ कवर करेगी, एक्चुअल लेंथ जो पाथ की होगी उसको वो कवर करेगी, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन की कोई मतलब ही नहीं है। वो यहां से निकला इस जगह से, ए पॉइंट से, और वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहां पे वो खड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। अब यहां से पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया। ठीक है, हमने इसमें कहीं भी डिस्टेंस की बात नहीं की, इसमें हमने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की। बस जो कार है, जो बॉडी है, वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो हम इसके पाथ की एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। मान लो ये हमारा कितना है, ये वाला 5 मीटर है, ये जो नीचे वाली चीज है ये हमारे क्या हो गई, इसको हमने बोल दिया कि हमारी कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, इसको हम 5 नहीं 6 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फिर 5 बोला, 5 मीटर, और इसको हमने 6 मीटर बोला। तो आप इसको एक्चुअल में नाप लो, कितना हो गया आपका, यहां से 5, उसके बाद 6, 11 हो गया, फिर 5, 16, और फिर उसके बाद फिर कितना है, फिर आपका हो गया 6, जो कि 22। तो टोटल यहां पे जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 22 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे हम लोगों को निकालना है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ। क्लियर है बात? अब एक्चुअल पाथ की यहां पे बात की तो यहां पे कुछ चीजें हम लोग और लिख लेते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट वो है मीटर। क्या है? मीटर। पूरा लिख दो, मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। और डिस्टेंस एक तरह की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी हम कैसे बोल रहे हैं, एक्चुअल में देखो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्प्लेसमेंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक आपकी स्केलर होती है और दूसरी आपकी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर में, ठीक है, स्केलर में आपको देखना है, स्केलर में इसमें आप लोग को ध्यान देना है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन नहीं होता इसमें। और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, एंड ऑल्सो हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको मिले वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड मिले वो सिर्फ आपके।
और यहां पे जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड मतलब उसका कुछ नापने में कुछ हमको मिले उसमें, जैसे वाटर को आप लोग लीटर में नापते हो कि नहीं नापते हो, कपड़ा है, कपड़े को आप मीटर में नापते हो, तो किसी चीज में उसको नाप रहे हो कि नहीं नाप रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कुछ वेट है, कुछ भी, मतलब उसमें कुछ क्वांटिटी में, कुछ यूनिट में कुछ चीजें आ रही हैं, उसको ये मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे हम कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे पहले ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर नॉर्थ गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं हम लोग कि एक जगह से वो मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो गया, कैसे गया हमें नहीं पता, वो गोल गोल घूम के गया। भाई आपके घर से एकदम सीधी रास्ता है आपके स्कूल की, ठीक है, घर वालों को पता है कि आप स्कूल जाएंगे, लेकिन आप सीधे रास्ते से न जाके किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, यही है ना। तो रास्ता, अब दूसरे रास्ते से जाएंगे तो क्या आप, घर वाले जब आपसे पूछेंगे क्या स्कूल गए थे, तो आप यही बोलोगे ना, हाँ स्कूल गया था। कैसे बताओगे, पहले मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर वैसे गया, फिर स्कूल पहुंचा, ये तो बताओगे नहीं, कुटाई हो जाएगी कि नहीं। तो देखो यहां पे ध्यान से, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, इस पे आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात, स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव करती है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with direction is known as its displacement। कुछ बात समझ में आई, क्या कह रहा है, कोई एक बॉडी अपने जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको चेंज कर रही हो, मतलब उसकी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रही हो, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और जब वो पोजीशन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मैं शॉर्टेस्ट लेंथ लूंगा और एक डायरेक्शन पे लूंगा, मतलब अगर मैं नॉर्थ की तरफ नापूंगा तो सिर्फ नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, साउथ की तरफ तो साउथ की तरफ, ठीक है, और अगर उसमें कह रहा है नॉर्थ साउथ के बीच में जाना है तो बीच में जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं विदाउट डायरेक्शन जाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पे डायरेक्शन के साथ जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन चेंज हो, मतलब वो एक पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह पे जाए, जैसे यहां पे देखो, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट, मैं ए पॉइंट से निकला, ऐसे गया और फिर ऐसे गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया। अब कोई आपसे डायरेक्शन पूछता, सॉरी आपसे ये कहता डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, तो आप तुरंत कहते सर इसकी लेंथ बताइए, इसकी लेंथ बताइए, इसकी बताइए, हम तुरंत बता देंगे कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, कितना डिस्टेंस गया। लेकिन अब यहां पे क्या है, यहां पे ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमको ये याद रखना है शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो ए से बी की जो होगी वो ऐसे सीधी होगी कि नहीं। तो ऐसे सीधी जो मेरी क्या आएगी, ऐसी सीधी जो मेरी डिस्टेंस आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं इस जगह से ऐसे मूव कर रहा हूं और यहां पहुंचा, और अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे विथ डायरेक्शन भाई, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन आपकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी ऐसे। ये आपकी क्या हो गई, ये वाली लाइन आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट में आपको याद रखना है जो आपका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो आपका एंड पॉइंट है,
फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को आप क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट लेंथ को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपको एक चीज ये याद रखनी है, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर वापस आ गए, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर था, आपका होम था, और आपका एंड पॉइंट भी क्या है? आपका होम ही है। तो इस हिसाब से आपकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 0 हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर है बात? ये चीज आपको याद रखना। अब इसमें डायरेक्शन की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी हमारी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं, देखो आगे आओ। यहां पे एग्जांपल, अब देखो इसमें एग्जांपल में क्या है? यहां पे इफ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर देन द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब क्या कह रहा है? सीधा सीधा इसमें बोल रहा है कोई एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, और क्या कह रहा है? ट्रेवल कर रही है, कितना ट्रेवल कर रही है? 50 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर रही है? 50 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है आपकी? 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, और एक कार ट्रेवल कर रही है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कहीं पे ये नहीं लिखा कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। जब डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो हम बात करेंगे कि ये हमारी क्या है? ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन उसके बाद देखो, इफ द कार इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या कर रहा है? इन अ स्ट्रेट लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन देन द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब इसमें देखो फिर से बोल रहा है, एक जो कार है वही कार आपकी अब जो ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, और किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। इसमें आपकी क्या गई? जैसे ही आपको डायरेक्शन मिल जाए आप कह दोगे डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन मतलब हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन जहां पे भी आपको मिल जाए उसको आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और यहां पे समझाता हूं। देखो, मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है। इसमें कह रहा है आपको, अच्छा ये आपका जो है, ये वाली लेंथ आपकी 4 किलोमीटर है, ये वाली लेंथ आपकी 3 किलोमीटर है। आपसे कह रहा है इस डायग्राम में आपको डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस आप कैसे बताओगे? आपने ये वाली लेंथ कितनी देखी? ये वाली लेंथ आपकी है 4, ठीक है, 4 किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस आप निकालोगे। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस आप निकालोगे ए बी प्लस बी सी, मतलब आपका यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 3, मतलब आ गया आपका 7 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है? शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी है, तो आप ए से बी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, और ए से बी की तरफ क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, और इसकी अब लेंथ आप फाइंड कर लोगे। इसकी लेंथ कैसे फाइंड करोगे? देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसमें मेंशन होगा, जैसे मेंशन होगा उस चीज को आपको ध्यान देना। अगर वो कहे पहले आप इस डायरेक्शन में गए फिर आप इस डायरेक्शन में, तो वहां से आप इकट्ठा मुड़ेंगे तो आपका क्या होगा? वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस आपको क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, इक्वल में आप h स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज आएगी। ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? 25 इक्वल टू h स्क्वायर। यहाँ पे आपका 25 h इक्वल आएगा, तो h इक्वल आपका क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये कितना आएगा? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हो गई आपकी 5 किलोमीटर।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे 5 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये आपकी इक्वल टू 0 हो सकती है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी 0 के इक्वल हो सकती है, बट जो डिस्टेंस होगी ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। ये कभी भी कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगी। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होगी वही आपकी डिस्टेंस की भी होगी, मतलब दोनों की जो यूनिट होगी एसआई यूनिट वो क्या होगी, मीटर। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या है यहां पे, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0 बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी 0। वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसके फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। आगे देखो, इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप, अब एग्जांपल की यहां पे बात करें, इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप रीच बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट देन वी हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर हम एक ट्रिप पे जाएं और उस ट्रिप पे हम स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से स्टार्ट करें वहां से फिर घूम के वापस आ जाएं, तो वहां पे आपकी डिस्टेंस तो कुछ होगी, डिस्टेंस आपकी होगी, बट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आगे क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी 0। क्योंकि अब आपका ये इनिशियल पॉइंट है, आप यहां से ऐसे घूमते घूमते गए और घूम के फिर यहीं पे आ गए इनिशियल पॉइंट पे, तो इनिशियल पॉइंट ही आपका फाइनल पॉइंट है। मतलब इनके बीच की दोनों की डिस्टेंस क्या है, 0 है। और जब 0 है तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ इसमें, आगे इसमें है अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ। एक बॉडी है जो कि एक जिगजैग पाथ में ट्रेवल कर रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द स्ट्रेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बाय स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है देखो, जिगजैग, यहां पे एक पॉइंट है, यहां से पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके मैंने क्या किया, मोशन किया और इस पॉइंट पे जाके मैं रुक गया। ये मेरा पॉइंट था, इसको आप एक्स पॉइंट मान लो और इसको आप कह दो वाई पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, कुछ नहीं करना, आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इसको मिला देना और इसकी लेंथ आपको नाप लेनी है। ठीक है, अगर लेंथ वहां पे दिया तो निकालने का कुछ फॉर्मूला होगा, और अगर नहीं दिया तो आप इसकी लेंथ नाप लो, इसकी जो लेंथ आएगी वही आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर है बात। आगे देखो, फिर आगे हमारा इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो पढ़ो, अब हम पढ़ेंगे आगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, उसके बारे में पढ़ दो। देखो, a body has a uniform motion if it travels at equal distance in equal time interval of time। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल जो है उसमें ये इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और यहां पे लिखा है नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। क्या कह रहा है, यहां से मैं चला इस जगह पे, यहां से गया मैं इस जगह पे, और यहां से गया मैं इस जगह। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, और ये है मेरा डी पॉइंट। देखो ध्यान से, इन सब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों के बीच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है सबकी 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर। ठीक, अब हम अगर यहां से चले और बी पॉइंट पहुंचे तो हमको कितना लगा, 10 मिनट्स। कितना लगा, 10 मिनट लगा। तो नेक्स्ट अगर मैं 2 किलोमीटर मतलब बी से सी पॉइंट तक अगर मैं 10 मिनट में ही जाऊं और सी से डी पॉइंट तक भी
अगर मैं 10 मिनट में ही जाऊं तो इसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो मेरी डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, बी से सी की जो मेरी डिस्टेंस है वो भी 2 किलोमीटर है, और सी से डी की जो मेरी डिस्टेंस है वो भी 2 किलोमीटर है। तो मैं ए से बी जब जाऊंगा तब मुझको 10 मिनट लगेंगे, और बी से सी जब जाऊंगा तब भी 10 मिनट लगेंगे, और सी से जब डी जाऊंगा तब भी 10 मिनट लगेंगे। तो यहां पे यही कह रहा है, अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जहां पे पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या हमारी 2 किलोमीटर, उसको आप इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसको क्या कर रहे हैं आप, कवर कर रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात। इसके बाद आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखो यहां से इस पॉइंट से मैं ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है। ये मेरा कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। यहां पे जो मेरा ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, मतलब मेरा डिस्टेंस इक्वल है, बट ये वाला 2 किलोमीटर में 10 मिनट में गया, नेक्स्ट मैं 5 मिनट में पहुंच गया, मतलब बी से सी में 5 मिनट में पहुंच गया। उसके बाद सी से डी जब मैं गया तो मुझको सिर्फ 2 मिनट लगा, और जब डी से मैं ई गया तब मुझको कितना लग गया 30 मिनट लग गया। क्या यहां पे आपको इक्वल डिस्टेंस के बीच में, जो इक्वल डिस्टेंस है, क्या आपको इक्वल टाइम लग रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है? नहीं, कहीं पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है। मतलब आप कभी तेज चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तब आपका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। लिखा क्या है, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल एट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल। यहां पे इक्वल लिखा हुआ है, इसको अनइक्वल करो, अनइक्वल। क्या करना है इसको, अनइक्वल, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है बात। ये चीज को आपको याद रखना है। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखो, अब आगे क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचे तो इसमें आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। देखो अभी आपको क्या करना है, इसको सिर्फ पढ़ लेना है, समझ लेना है। जब मैं आगे यूनिफॉर्म मोशन, जब मैं आपको वहां पर ग्राफ बताऊंगा, ठीक है ना, जब आपको मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ वाले की जगह पे आपको सिर्फ यहां पे याद रखना है कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब हम आगे अगर हम बात करें, अगर हम हमारा जो ऐसे देखो, जब हम लोग टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे और उस पर हमको स्ट्रेट लाइन मिल गई तो उसको हम बोलेंगे यहां पे जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। और अगर हमने फिर से टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ खींचा और उसमें हमको कर्व लाइन मिल गई तो उसको हमने बोल दिया ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे देखो, एक ये मेरा ग्राफ है, इसमें मुझे स्ट्रेट लाइन मिली, तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पे ऐसे है, इसमें मुझको कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, कुछ ऐसा मिल रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अभी जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे डिटेल से, टाइम आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ आपको याद रखना है, अगर कर्व लाइन मिल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपका, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इससे एक टॉपिक आपका बनेगा एक्सेलरेशन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो फिर क्या है हमारा, अब आ गया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पीड। स्पीड कहती क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। हमने मूवमेंट पढ़ लिया, मूवमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमने मोशन पढ़ा कि मोशन का मतलब ये है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, ठीक है, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू टाइम,
टाइम के रिस्पेक्ट में हम अपनी डिस्टेंस को, अपना जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं। यही हो रहा था। तो यहां पे क्या है, स्पीड क्या कहती है, स्पीड ये कह रही है द स्पीड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो स्पीड है, गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। ये हमको एक ऐसा आइडिया देता है जिससे हमें ये पता चलेगा हमारी जो बॉडी है वो कितनी फास्ट जा रही है या कितनी स्लो चल रही है। क्लियर है बात? इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सोना नहीं है, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, समझ के पढ़ना है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, तो आपको एक बार पहले एक गिलास पानी पीना है, मुंह धुलना है, देन उसके बाद फिर से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ध्यान से इधर देखो, ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं स्पीड। स्पीड में मैंने क्या बताया, स्पीड में मैंने बताया कि स्पीड हमको एक आइडिया देती है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, हमको आइडिया मिलता है। और अगर मैं स्पीड की डिफिनीशन की बात करूं तो स्पीड की डिफिनीशन एकदम सिंपल है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। क्या कह रहा है, जो स्पीड है उसको हम कैसे निकाल लेंगे, उसके डिफिनीशन का क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो स्पीड है किसी बॉडी की, अगर उसमें हम क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम कर दें तो हमारी स्पीड निकल आएगी। मतलब यहां पे देखो, ये स्पीड इक्वल टू हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू हम डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे और पर यूनिट टाइम लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या आएगा हमारा, टाइम। क्या आएगा, टाइम टेकन भी लिख सकते हो, टेकन टाइम, जो भी आपको लिखना है, इतना बहुत। अब एक चीज आपको ये याद रखना है, जो स्पीड है ना, स्पीड की एसआई यूनिट जो है ना, एसआई यूनिट वो आपकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे जब आप डिस्टेंस को मीटर में लोगे और टाइम को सेकेंड में लोगे तो यहां पे इसकी यूनिट एसआई यूनिट बनेगी। हाँ, आप इसे किलोमीटर पर आर में भी ले सकते हैं, ठीक है, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। आप इसको सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। और अगर आपकी डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? आगे देखो, आगे जो हमारा टॉपिक, इसमें देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे की चीजों पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 hours देन द स्पीड ऑफ द कार। हमको क्या करना है, हमें बता रहा है एक कार है जो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर कर लेती है। हमें कार की स्पीड बतानी है, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन। ठीक है, गिवन में आप क्या करोगे, आपके पास दिया हुआ डिस्टेंस, आपने लिखा डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है, कितना टाइम लगा उसको, 4 घंटे लगा, 4 आवर्स। अब आपको ये बात याद रखना है, अगर मेरी डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। इसको मैं चेक करूंगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेकंड में होगा, अगर मीटर में है तो सेकंड में होगा। इसको मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे जब चेक किया तो मुझे क्या मिला, मेरी डिस्टेंस किलोमीटर में अगर है तो टाइम भी मेरा उसी हिसाब से है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ चेंज करने की इसको जरूरत नहीं है। आपने फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है बात? ये लगाया, डिस्टेंस आपकी कितनी है 100, अपॉन में कितना है आपका 4, इसको आपने काटा, आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्पीड वाले क्वेश्चन को करेंगे। जब आपको स्पीड दिया होगा, या तो स्पीड दिया होगा तो आपको या तो डिस्टेंस या तो टाइम निकालना, या तो डिस्टेंस टाइम दिया होगा तो आपको वहां से डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड निकालनी होगी। आप इस बात को भी याद रखेंगे कि हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ठीक है।
ये फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा और इस फॉर्मूले से आप अदर फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे आपको डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इसको आप इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम को इधर भेजिए, स्पीड को इधर भेजिए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आगे देखो फिर क्या है, अब स्पीड को हम कैसे नापते हैं उसकी बात कर रहा है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्पीड को नापेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्पीडोमीटर विच इज फिक्स्ड इन कार। आपकी कार में एक स्पीडोमीटर जो कि फिक्स होगा, द स्पीडोमीटर गिव द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और जो आपका स्पीडोमीटर होता है ये आपके कार में ये फिक्स है स्पीडोमीटर, जिसमें ये बता रहा है कि आपकी कार कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किलोमीटर पर आवर में ये बताएगा। और इसमें एक अनदर इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर which is also installed in your car। वो भी आपके कार में लगा होता है। It record the distance in kilometer। और ये आपका कितने किलोमीटर आप चले उसको ये रिकॉर्ड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, इसमें क्या है, ये बता रहा है कि अभी तक आप 20 किलोमीटर चल चुके हैं। ये स्पीड बताएगा। स्पीड नापने क्या है, स्पीडोमीटर। और अभी तक टोटल हम कितने किलोमीटर चले कौन बताएगा, ओडोमीटर। दोनों हमारी कार में होंगे। ठीक है, आगे देखो फिर आगे हमारा आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपका एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड है तो आपको यहां पे लिखना है एवरेज स्पीड। और स्पीड आपका फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप इसको क्या कर दोगे, टोटल डिस्टेंस। यहां पे आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में आप लिख दोगे टोटल टाइम। बस आपको टोटल वर्ड यूज करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज, यहां पे एवरेज स्पीड ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन कवर दिस डिस्टेंस। वही जो मैंने बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम कर देंगे, हमारा यहां पे एवरेज स्पीड हमको समझ में आ जाएगी। एग्जांपल इसका देखो, एग्जांपल क्या कह रहा है, एक कार है, अ कार विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर टू द एवरेज स्पीड। इसमें हमको एवरेज स्पीड बतानी है, कुछ नहीं, टोटल आपकी डिस्टेंस जो है वो और आपके पास क्या है टोटल टाइम है वो आप करके और सीधा से सॉल्व कर देंगे। सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 100 किलोमीटर, टाइम कितना टोटल आपका 4, इसको आपने काटा 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड। क्लियर है। आगे देखो यूनिफॉर्म, यहां पे कुछ एवरेज, इसको पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं, देन उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ये क्या होता है, अ बॉडी हैज a uniform speed if it travel equal distance in equal intervals of time no matter how small and these long। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया सेम ही वही है, सिर्फ इसमें यूनिफॉर्म स्पीड लग गई। मतलब क्या बोलेगा, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर में आपको 1 घंटा लग रहा है तो आधा किलोमीटर चलने में आपको आधा घंटा लगेगा। और अगर आधा किलोमीटर का भी आधा हो जाएगा तो आधे घंटे का भी आधा हो गया। तो इस तरह क्या है, आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसी हिसाब से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, देखो एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। हम कब बोलेंगे, मतलब एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये चीज हम कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। देखो तो यहाँ पे हम बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वही कार अगर उसकी हम बात करें, जब वो 30 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में जाती है। ठीक है, तो वो किस में जाएगी, आधे घंटे में। अगर हम बात करें 15 किलोमीटर की, तो 15 किलोमीटर कितना जा रही है, क्वार्टर ऑफ द आवर्स का क्वार्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो वो 1 मिनट में जाती है। और अगर हम बात करें
और अगर हम बात करें और उसके छोटे टाइम की, तो वो और छोटे टाइम में जा रही है। मतलब 1/16 किलोमीटर हमने देखा, तो कितने में जा रही है ये आपकी एवरी सेकेंड जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह करके आप इसको यूनिफॉर्म, जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है, एक पर्टिकुलर स्पीड से जाएगी वो, और उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, फिक्स स्पीड से जाएगी। अब यहां पे देखो, ये कुछ आपके यहां पे मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये उनकी एवरेज स्पीड है। इसको आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको यहां पे ये बताया गया है, आप इसको देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जो किस एवरेज स्पीड से चलती है। जैसे इसमें ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है, रनिंग का भी और वॉकिंग का भी। आगे देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, यहां से हमारा स्पीड वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन देखो, आप क्या लिखा हुआ है, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन। ठीक है, आप गिवन में क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन में आप लिखोगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर। क्लियर है बात? टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम आपका है 5 मिनट। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। देखो, हमें याद रखना है, अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में, तो टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, बताया था ना मैंने। तो आप या तो, ठीक है, या तो आप अपने डिस्टेंस को चेंज करिए, या तो आप टाइम को चेंज करिए। लेकिन हमने ये पढ़ा, मिनट तो किसी के साथ आता ही नहीं है, तो हम सीधा एक काम करते हैं ना, हम टाइम को ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है बात? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आप 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/16 आवर, ठीक। तो यहां पे आप क्या करोगे, टाइम में 5 × 1/16 करोगे, और ये आपका आ जाएगा आवर्स में, ठीक है। इसको आपने काटा तो आपको क्या मिल गया, यहां पे आपको मिल गया 1/12 आवर। क्लियर है बात? तो टाइम आपका हो गया 1/12 आवर, और डिस्टेंस आपका हो गया 3 किलोमीटर। आपने इसमें सीधा फॉर्मूला, अब हमारा देखो, इसमें किलोमीटर और ये क्या है हमारा आवर्स में, तो आप पहले ये वाला सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है। किलोमीटर पर आवर हो गया, यहां पे सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले आप इसको निकाल लो, देन इसको, फिर इसको हम निकाल लेते हैं। हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड का फॉर्मूला कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। आपने क्या किया, डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर और टाइम आपका है 1/12। कितना है, 1/12। ये 12 आपको ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 12 का, जब 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 × 12 अपॉन 1 की कोई वो 1 तो हम हटा ही देते हैं, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 12 × 3 = 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गई स्पीड। अब इसको आपको चेंज करना है। अब आपको दूसरा वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन था, मीटर पर सेकंड में चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए, किलोमीटर को आप मीटर में। देखो बी वाला आप कैसे करोगे, आपके पास कितना है, 36 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 लिख दो यहाँ पे, अपॉन में 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। इसको काट दो, यहां से ये कट गया, इससे ये कट गया, इसको काटोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इससे काटोगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा 10, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बी नंबर का गया। सी नंबर, सी का आपको ए का निकालना है। ए में क्या कर, आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 10 × 100 अपॉन सेकेंड ही आएगा, ऊपर आ गया सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
बस हमको ये याद रखना क्वेश्चन के किसमें पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। क्लियर है बात। अब देखो इसके बाद आपके पास एक ये आपकी क्या है, न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग खुद से करोगे। दूसरा आपके पास ये है, इसको भी आप लोग खुद से करोगे। तीसरा आपके पास मतलब आपको होमवर्क के लिए ये तीसरा हो गया, वैसे तो ये चौथा है, इसको आप खुद से करोगे। ठीक है, इसको वीडियो को रोकोगे और इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर है बात। और अगर इन ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और अगर इनके जो आपके आंसर आ रहे हैं उनको आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते या नहीं आएंगे तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले ये वाले हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आगे की हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब यहां तक की चीजें जो मैंने आपको बताई, आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बताइए कि इस पोर्शन में हमें समझ में नहीं आया, उस चीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगा। और इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से पढ़ के कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करोगे। नहीं आता उसको मैं आपका रीचेक कराऊंगा, देन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।